तो हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्पेसिफिकली फोकस्ड रहने वाला है सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स को लेके। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल्स है इन्हें सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक इन अ नटशेल रिवाइज कर लेते हैं 5-10 मिनट में, ताकि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर रहे। ठीक है। हालांकि ये न्यूमेरिकल आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, 1 या 2 बार रिवाइज करने हैं, सॉल्व करके देखने हैं, तभी जाके बात जमेगी। तब तक आपको यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी समझना है और खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमने जब शुरुआत करी थी तो हमने किया था स्टार्ट बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन से। अब बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमने क्या क्या समझा था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म मोशन अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन, जिसमें हमने थीटा की बात करी थी विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसे हम रेडियन में मेजर करते हैं। जैसे लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी होती है, सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी भी रोल प्ले करती है, और ओमेगा को हम लिखते हैं रेडियन पर सेकंड में। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का एक रिलेशन भी हमने देखा था विच इज v इज इक्वल टू ओमेगा आर। आर क्या था? आर वॉज रेडियस ऑफ रोटेशन, या जिस सरकमफ्रेंस पर पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके सेंटर से लेके उस पर्टिकुलर पार्टिकल तक का डिस्टेंस, जहाँ पर हम उसे रेडियस कहते हैं। सो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। इसी से हम ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर इस रिलेशन को भी डिराइव कर सकते हैं। फिर हमने बात करी थी एंगुलर एक्सेलरेशन की। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वेक्टर फॉर्म में डी ओमेगा बाई डी टी आप उसको लिख सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है। साथ में सर्कुलर मोशन में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात की थी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कई तरीके के फॉर्मूले निकल कर आए थे, जिसमें ओमेगा वी मतलब ओमेगा क्रॉस वी, बाद में ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, और उसके साथ साथ वी स्क्वायर अपॉन आर। इन सब फॉर्मूले की हमने बात करी थी। और यहीं से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को भी पढ़ा था विच इज एम ओमेगा वी, एम ओमेगा स्क्वायर आर एंड एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सारे फॉर्मूलेज देख लिए थे। एट द एंड हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को भी समझा था। एंड व्हाट वाज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? इट वाज अल्फा इनटू आर। अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ रोटेशन एंड दैट वाज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या इसको हम लीनियर एक्सेलरेशन भी कहते हैं। कोई अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस पर जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आता है, इफ इट इज गिवन बाय ए, देन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ये भी हमने पहले ही देख लिया है। अगर आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो दिस इज द फॉर्मूला। इतनी सारी बेसिक सी चीजें हैं, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। फिर हमने बात करी थी अप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन की। तो भैया अप्लीकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना था? तो पहला अप्लीकेशन था व्हेन अ व्हीकल इज टेकिंग टर्न ऑन अ कर्व्ड रोड। अब कर्व्ड रोड पर हम व्हीकल को टर्न लेते हैं तो जो मैक्सिमम सेफ स्पीड होती है वी मैक्स हम बोल सकते हैं, वो कितनी आती है? सो अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी। वॉट वॉज म्यू एस? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आर इज रेडियस ऑफ रोटेशन एंड जी इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस। देन फिर हमने जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन पढ़ा था वो था कर्व्ड बैंक रोड, जहां पर एंगल ऑफ बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था। और जब एंगल ऑफ बैंकिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो वहां पे भी हमने 2 फॉर्मूले डिस्कस किए थे कि सेफ स्पीड फॉर व्हीकल टेकिंग टर्न, निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन एंड कंसिडरिंग फ्रिक्शन। अगर मैं निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन की बात करूं तो वी मैक्स का फॉर्मूला क्या आया था? v इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। टैन थीटा वॉज एंगल ऑफ बैंकिंग का टैन वैल्यू। देन हमने कंसिडरिंग फ्रिक्शन की बात करी थी। अब फ्रिक्शन अगर कंसिडर करते हैं तो 2 तरीके के स्पीड निकल कर आए थे, एक मिनिमम स्पीड एंड वन इज मैक्सिमम स्पीड। तो मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या था भैया? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आर जी को आप वैसे ही रखोगे, बस ऊपर क्या आएगा वी मिनिमम के केस में? टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा, है कि नहीं? ये मिनिमम स्पीड के लिए था। और मैक्सिमम स्पीड के लिए निकालना है तो वी मैक्स क्या आएगा फिर? वी मैक्स वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, सो वी मैक्स वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, फिर बचता था टैन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हमने देख लिए थे। देन
वी स्विच टू वेल ऑफ डेथ, है ना, मौत का कुआं जिसमें बोलते हैं, उस केस में जो मिनिमम स्पीड है वो क्या आई थी निकल के, सो वी मिनिमम वाज आर जी अपॉन म्यू एस, ठीक है। और मिनिमम जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना आया था, तो दैट वाज एम जी अपॉन म्यू एस। ये दोनों ही चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। देखिए वेल ऑफ डेथ के केस में जो स्पीड निकल कर आती है वो मिनिमम स्पीड है, कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा स्पीड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनफाइनाइट भी स्पीड लेकर चल सकते हो। देन वी हैव सीन अ कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है, स्ट्रिंग कोन डिस्क्राइब करता है और उसका जो बॉब होता है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। दिस वॉज योर थीटा विच वॉज एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। अगर मैं L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ले लेता हूँ तो हाइट क्या होती थी कोनिकल पेंडुलम की, H वॉज इक्वल टू L cos थीटा एंड रेडियस वॉज इक्वल टू L साइन थीटा। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी। चलिए बात करते हैं वेलोसिटी की। तो कोनिकल पेंडुलम के केस में वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या आता था, इट वाज इक्वल टू व्हीकल टेकिंग टर्न ऑन कर्व्ड बैंक्ड रोड निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन जो होता है, बस वही वाला फॉर्मूला था, दैट इज आर जी टैन थीटा, ठीक है। ये v के लिए था, लेकिन अगर आप इसको ओमेगा में कन्वर्ट करना चाहो तो हम जानते हैं भैया v क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, और दिस वुड बी आर जी टैन थीटा। तो आप क्या करिए, ओमेगा को इधर रखिए, आर को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेकर जाता हूँ राइट हैंड साइड में, तो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, एंड स्क्वायर से ये आर कट गया, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ ओमेगा इज इक्वल टू जी टैन थीटा अपॉन आर। ये हमने एक फॉर्मूला देखा था। फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा है। टाइम पीरियड मतलब ये जो पर्टिकुलर बॉब है हमारा, दिस बॉब व्हेन इट मेक्स वन रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ h अपॉन जी। h क्या है, हाइट ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ये जो हाइट है ना यहाँ पर मैंने निकाल कर दिखाई, दिस हाइट ऑफ कोनिकल पेंडुलम। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h को हम l cos थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड सेकेंडली वी हैव सीन फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। तो इसका बिल्कुल टाइम पीरियड का उल्टा हो जाता है वो, सो frequency of rotation is 1 by t, and thus we can say n is equal to 1 upon 2 pi, and that would be under root of g upon h or g upon L cos theta, and that was the simple derivations that we had already seen. Now next part था हमारा vertical circular motion. This is very very important because आज जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं तो हम सबसे पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन से जुड़े न्यूमेरिकल से ही हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने समझा था कि कोई भी अगर बॉडी इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, मान लीजिए इस तरीके से सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पर हमने 3 तरीके के लोकेशन को कंसिडर किया था, मिडल लोकेशन, हाईएस्ट लोकेशन एंड लोवेस्ट लोकेशन। और किसी भी पॉइंट पर अगर लोवेस्ट लोकेशन से एंगल थीटा होता है तो इस पॉइंट पर क्या टेंशन रहेगा समझते हैं। सो अगर टेंशन की बात करें तो ध्यान से समझना, किसी भी लोकेशन पर, मतलब when the vertical motion is taking place by that particular object, so at any location considering angular angle theta from lowest point से वो किसी भी लोकेशन पर अगर है तो उसमें टेंशन कितना आता है, then t is given by, एकदम सिंपल फॉर्मूला था, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, the same can also be written as m omega square r, प्लस सेकंड फॉर्म था mg इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये m क्या है, m इज द मास ऑफ योर बॉडी विच इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हियर इन दिस केस इट कैन बी अ बॉब विच इज टाइड टू अ स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग होती है, ये स्ट्रिंग, ये इसको हम मासलेस और इनएक्सटेंसिबल कंसिडर करते हैं। सिर्फ बॉडी होती है या बॉब होता है तो उसी के मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडली इसी फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हो, t इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r प्लस mg कॉस थीटा। ये तो क्या है भैया, किसी भी लोकेशन पर, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए कि टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट कितना होता है तो दिस इज mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। टेंशन एट मिडल पॉइंट कितना आया था, इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन के दौरान, यहाँ इस पॉइंट पर हमने देखा है कि टेंशन एट मिडल पोजीशन इज गिवन बाय mv स्क्वायर अपॉन r, इतना ही आता है, इक्वल दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, जो लोवेस्ट टेंशन है आउट ऑफ ऑल दिस पोजीशन,
इन सारे पोजीशन में लोवेस्ट टेंशन हमें कहाँ देखने को मिलता है? एट द हाईएस्ट पोजीशन विच इज TH, दैट इज mv² अपॉन r माइनस ऑफ mg। इनकी हमने बात करी थी। देन वी हैव सीन मिनिमम वेलोसिटीज ऑफ रोटेशन। तो लोवेस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या है? सो VL, लोवेस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है एंड अगेन हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी भी कम होती है एज प्रोपोर्शनेट टू टेंशन एज वेल। टेंशन भी लोवेस्ट पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे सबसे कम होता है। सो एनीवे VL इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 5rg। अच्छा, Vm कितना होता है? Vm इज अंडर रूट ऑफ 3rg। वी ऑल हैव सीन द डेरिवेशंस फॉर दिस एंड द लास्ट वन वाज VH पॉइंट एंड दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ rg। एक चीज समझ लेना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन वर्टिकली परफॉर्म कर रहा है तो ये जो वैल्यूज है VL, VM, VH की अंडर रूट ऑफ 5rg, अंडर रूट ऑफ 3rg एंड अंडर रूट ऑफ rg, ये सारी वैल्यूज क्या बताती है कि भैया इतना तो कम से कम स्पीड चाहिए होगा मुझे। अदरवाइज जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, मान लीजिए लोवेस्ट लोकेशन पर स्पीड चाहिए 5 मीटर पर सेकंड और हाईएस्ट लोकेशन पर स्पीड चाहिए 2 मीटर पर सेकंड। अब ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज है VL, VM, VH की, ये क्या बताते हैं कि मिनिमम अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो ही पॉसिबल है। लेकिन कोई अगर ऑब्जेक्ट 6 की स्पीड से जा रहा होगा तो भी चलेगा, 7 की स्पीड से जा रहा होगा लोवेस्ट पे तो भी चलेगा। वैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम तो 2 चाहिए, लेकिन आप 3, 4, 5 कितने से भी जा सकते हो, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये जो वैल्यूज है ये लोवेस्ट वैल्यूज बताती है। अच्छा, अगर आपको कोई एक्सप्रेशन पूछा जाए कि किसी भी पॉइंट पर, जैसे हमने वेलोसिटीज एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट अभी डिस्कस करी थी ना, VL, VM, VH, वैसे ही किसी भी थीटा लोकेशन पर क्या स्पीड हो सकती है मिनिमम, तो हम लिख सकते हैं भैया V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3rg प्लस 2rg कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन निकल कर आया था और ये भी मिनिमम स्पीड बताता है एट गिवन एंगुलर पोजीशन थीटा। चलो, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, V मिनिमम एट एनी एंगुलर पोजीशन। नाउ द लास्ट पार्ट इज एनर्जीज। अब देखो एनर्जीज में हमें क्या समझना है कि कोई भी पार्टिकल यहाँ इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, देखिए यहाँ पर है ना, जब कोई भी पार्टिकल ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जो जितनी एनर्जी लोवेस्ट पॉइंट पे होगी उतनी ही हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, उतनी ही किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर होगी। इसके बारे में हम थोड़ा सा जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब और समझेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर अगर एनर्जीज लिखता हूँ तो वी हैव सीन कि भैया जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी आती है? 5/2 mgr या mrg आती है। अब टोटल एनर्जी मिलकर बनती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के साथ। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। इसके रिगार्डिंग भी हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर हमने रोटेशनल मोशन को समझा था। अब रोटेशनल मोशन में हमने देखा था कि सबसे पहले बात करी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जो अलजेब्राइक सम होता है किसका भैया? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनको अगर हम सम कर दे, सभी का एडिशन कर दे तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। फिर हमने क्या किया था, अलग अलग बॉडीज के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आते हैं उन्हें कैलकुलेट किया था विद देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर हमने ये भी समझा था कि रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इट इज इक्वली अप्लाइड टू हॉलो सिलेंडर, एंड सिमिलरली डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है अबाउट वेरियस एक्सेस द सेम इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड सिलेंडर एज वेल। फिर हमने रॉड की बात करी थी, वी हैव ऑल्सो सीन स्पीयर। फिर आपके टेक्स्ट बुक में ना जो एंड है जहाँ पर एक्सरसाइज शुरू होती है उसके पहले येलो कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, तो वहाँ पर भी कई तरीके के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आते हैं उन्हें डिस्कस किया है, दैट वी विल ऑल्सो सी। नाउ फॉर द यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लूँ तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मान लीजिए ये मेरे पास ऐसी रिंग है और सेंट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग, सेंटर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज गिवन बाय mr²। ठीक है, अगर मैं टेंजेंट पॉइंट से पास करूं जो कि आपके सेंट्रल जो एक्सिस है, ये वाला ये एक्सिस है, इस एक्सिस से पैरेलल अगर मैं टेंजेंट से पास होने वाले एक्सिस के रिगार्डिंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना चाहता हूं तो दैट बिकम्स, अगर मैं इसको ये IC है मान लीजिए,
this is C point, this is O point, then IO becomes equal to 2 times of mr square. वैसे ही अगर डायमेट्रिकल एक्सिस देखा जाए तो ID कितना आया था भैया, that ID was mr square by 2, और डायमेट्रिकल एक्सिस से पैरेलल बट टेंजेंट से पास होने वाले एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था IT इज 3/2 mr का स्क्वायर। ठीक है, वैसे अगर मैं डिस्क की बात करूं, अगर डिस्क की बात करें तो सेंटर से पास होने वाला है, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस के रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना निकल कर आया था, दैट वाज mr स्क्वायर बाय 2। उसी से पैरेलल लेकिन टेंजेंट से पास होने वाले एक्सिस के लिए IO कितना निकल कर आया था, ठीक है, कुछ याद आ रहा है क्या, IO आया था 3/2 mr का स्क्वायर। वैसे ही अगर डायमेट्रिकल एक्सिस के रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था तो वो कितना आया था, इट वाज mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और फिर उसी डायमेट्रिकल एक्सिस को पैरेलल लेकर टेंजेंट से पास होने वाले एक्सिस के रिगार्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो आया था IT वुड बी इक्वल टू 5/4 mr का स्क्वायर। आगे चल के हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल में फ्लाईव्हील से जुड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान रखना, फ्लाईव्हील भी एक तरीके का डिस्क ही होता है, जहां पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क के सारे फॉर्मूले उस फ्लाईव्हील के लिए अप्लाई कर सकते हो। वी विल सी लेटर। द लास्ट पार्ट, या फिर इसमें जो हमने लास्ट में डेरिवेशन देखा है वो देखा है रॉड के लिए। अब कोई भी अगर मेरे पास इस तरीके का रॉड है, उसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के रिगार्डिंग जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब ये जो सेंटर से पास हो रहा है ध्यान से समझिए, दिस इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इट्स इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12। लेकिन अगर एंड से पास हो रहा है एक्सिस तो इसके रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, दिस वाज फॉर सेंटर, दिस वॉज फॉर सेंट्रल एक्सिस। और अगर एंड की मैं बात करूं, एंड से पास होने वाले के लिए, तो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3। देन पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम अलग अलग पोजीशन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। रॉड से जुड़ी एक और चीज आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपके पास इस तरीके का एक थिन रॉड है जो लीनियर या फिर लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के रिगार्डिंग अगर घूम रहा है तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम 0 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एक छोटी सी एडिशन है, आपको याद रखना है। देन स्पीयर की बात करेंगे, तो स्पीयर के केस में अगर मान लीजिए मेरे पास स्पीयर है, अब स्पीयर में कई तरीके के स्पीयर हो सकते हैं, सॉलिड स्पीयर, हॉलो स्पीयर, है ना। तो अगर मैं सॉलिड स्पीयर की बात करूँ, सॉलिड, तो सॉलिड स्पीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीट्रिकल एक्सिस इज गिवन बाय 2/5 mr का स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। अगर वो कंप्लीटली हॉलो है या फिर आप कह लीजिए शेल है एक तरीके से, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय 2/3 mr का स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके का एक स्फीयर है, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, आपके पास स्पीयर है लेकिन इट हैज़ गॉट सर्टन थिकनेस, उसमें क्या है, थोड़ी सी थिकनेस है, उसकी जो शेल वो पूरी तरीके से एक परफेक्ट शेल नहीं है। ऐसे केस में अगर मान लीजिए आउटर डायमीटर को R2 बोलता हूँ, इनर डायमीटर को R1 बोलता हूँ, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, द फॉर्मूला बिकम्स 2/5 m, बस r के बजाय आएगा r रेस्ट टू द पावर 5, दैट इज R2 रेस्ट टू द पावर 5 माइनस R1 रेस्ट टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। दिस इज वन फॉर्मूला। ये कब अप्लीकेबल है, अगर कंसिडरेबल थिकनेस देकर रखी है सॉलिड स्पीयर की तब। अगर रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, अब रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप मतलब क्या, तो मान लीजिए मेरे पास इस तरीके का एक शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें ब्रेड्थ एंड लेंथ अवेलेबल है एंड इट हैज़ गॉट सर्टन डेप्थ, हो सकता है वो कुछ भी डेप्थ हो, डेप्थ को मैं d से रिप्रेजेंट करता हूँ। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दैट लेंथ एंड ब्रेड्थ, मतलब उसके एरिया को परपेंडिकुलर, तो इस एक्सिस के रिगार्डिंग अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो ध्यान से समझिए, जब हमने रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था passing from for about an axis passing from center, it was ml square by 12, but here in this case, in case of rectangular parallel pipe, उसी फॉर्मूले को कैसे लिखना है, m बस l स्क्वायर आता है तो पहले डिवाइड बाय 12, तो m/12 आपको लिख लेना है, लेकिन l स्क्वायर के बजाय लिखना है l स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर प्लस जो आपका ब्रेड्थ है उसका स्क्वायर। ये छोटा सा मॉडिफिकेशन होगा फॉर्मूले में, अदर देन दैट इट इज ऑल सेम। अगर आपको बार मैग्नेट वगैरह दिया जाएगा ना कभी, जब आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, तो हमारा जो बार मैग्नेट होता है उसके लिए जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाता है, तो रॉड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है उसे ही हम मोस्टली कंसिडर करते हैं, क्योंकि बार मैग्नेट दिखने में तो भले ही रेक्टेंगुलर है लेकिन उसकी ब्रेड्थ कम मानी जाती है। ठीक है, अगर ब्रेड्थ कंसिडरेबल है तो आपको इस फॉर्मूले से आगे बढ़ना पड़ता है। एनीवे बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कोन की। तो कोन में क्या हुआ था, अगर आप कोन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो तो कोन दो तरीके के हैं, एक तो पूरी तरीके से सॉलिड कोन होता है और एक पूरी तरीके से हॉलो कोन होता है। अगर कोन हॉलो है और एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टाइसिस से पास हो रहा है इस तरीके से, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क का होता है वही हॉलो कोन का होता है, विच इज mr²/2। लेकिन अगर सॉलिड कोन है तो देन दिस इज गिवन बाय 3/10 mr का स्क्वायर। अब ये जो इतने सारे फॉर्मूले हैं, हमें लगता है कि भैया कैसे याद रखेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा रिवाइज करना है, लॉजिक लगाते चलना है, एंड दिस विल बी अ चाइल्ड्स प्ले। ओके चलो अब हम क्या करेंगे, लेट अस स्टार्ट। यहाँ तक हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझा। अब हम बाकी के जो बच्चे छोटे से टॉपिक है उनको थोड़े से 2-5 मिनट में देख लेते हैं। जब रोटेशनल मोशन की बात हुई थी तो हमने समझा था कि अब हम जानते हैं जो लीनियर मोशन है और रोटेशनल मोशन, इसमें बेसिक क्या फर्क आएगा। तो लीनियर मोशन के केस में जो काम मास का है, रोटेशनल मोशन के केस में वो काम कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। लीनियर मोशन के केस में जो काम फोर्स का है, रोटेशनल मोशन में वो काम कौन करेगा भैया, हमारा टॉर्क करेगा। और इसी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो जनरली फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क वुड बी इज इक्वल टू मास की जगह आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह आएगा अल्फा। सो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ये डेरिवेशन का हमने समझा था। बाद में हमने देखा था भैया रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन अगर हमें पता करना है तो जनरल फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू एम के का स्क्वायर। तो इस हिसाब से के क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम। ठीक है, ये तो फॉर्मूला था। लेकिन अगर आप बोलो कि रिंग के लिए आप रेडियस ऑफ गायरेशन पता करो, तो मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से ये रिंग है और सेंट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंगली उसका रोटेशन शुरू है, तो हम जानते हैं भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज गिवन बाय एम आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को यहाँ कंपेयर करो एम के स्क्वायर के साथ, तो के स्क्वायर क्या हुआ, के स्क्वायर इज नथिंग बट आर स्क्वायर, के स्क्वायर इज नथिंग बट आर स्क्वायर। अगर डिस्क है तो डिस्क के केस में देखिए, डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr²/2। अगर चलो फिर से अगर कंपेयर करें के स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर r²/2 इज द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर। पहले केस में डिस्क में के स्क्वायर की वैल्यू वाज आर स्क्वायर, यहाँ पर के स्क्वायर इज r²/2। चलिए मैं अगर सॉलिड स्फीयर की बात करूँ तो सॉलिड स्फीयर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन 2/5 mr का स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 2/5 मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर। कंपैरिजन अगर हम करें तो रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर इज गिवन बाय 2/5 आर का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। नाउ लास्ट में हमने रोटेशन मोशन का जो मिडल पार्ट है वहां पर हमने समझा था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस के थ्योरम का जो एक्सप्रेशन था दैट वाज IO इज इक्वल टू IC प्लस MH का स्क्वायर। व्हाट वाज H, H जो है वो दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है। एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है भैया, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। IZ क्या है, कोई भी ऐसी बॉडी देकर रखी है तो z एक्सिस इज द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, एंड IX और IY वो एक्सिस है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और एक्सिस z जहां से पास हो रहा है उसी पॉइंट पर आकर मिलते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं। तो x, y एंड z तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस भी है और कॉन्करेंट एक्सिस भी है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को भी हमने समझा था और इन्हीं थ्योरम्स का यूज करके ही डिफरेंट बॉडीज के लिए अबाउट डिफरेंट एक्सिस हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। चलिए बात करते हैं रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेशनल बॉडी। तो वो कितना निकल कर आया था फॉर्मूला, हाफ ऑफ I ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा वाज एंगुलर वेलोसिटी।
फिर एंगुलर मोमेंटम हमने समझा था L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अच्छा देखो, अगर इस फॉर्मूले को मैं ऊपर अप्लाई करूं तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो आई ओमेगा का स्क्वायर है इसे थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 1/2 आई इंटू ओमेगा, दिस इज वन पार्ट, एंड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, दिस इज अनदर पार्ट। सो बेसिकली योर होल एक्सप्रेशन बिकम्स 1/2 L इंटू ओमेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ L इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर बात करी थी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या बोलता है, अगर एक्सटर्नली कोई टॉर्क अब्सेंट है, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन जीरो, या फिर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं मेरे पास कोई एक ऐसी डिस्क है, इस डिस्क को मैं सेंटर के एक्सिस के रिगार्डिंग घुमा रहा हूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, ऐसे होगा। चलो अब मैं बाहर से कुछ इस पर टॉर्क नहीं लगा रहा हूँ, कुछ नहीं लगा रहा हूँ, एक दूसरी बॉडी इसके ऊपर डाल दी, और जैसे ही दूसरी बॉडी डाली तो क्या हो गया, इसके ओरिजिनल मास में एक नया मास ऐड हो चुका है। अब इसके कारण क्या होगा, इसके जो एंगुलर वेलोसिटी है इस पर थोड़ा सा फर्क आएगा। पहले अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो मास ऐड होने के बाद एंगुलर वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, वो हो जाएगी ओमेगा 2। लेकिन हमने एक्सटर्नली कोई टॉर्क इस पर अप्लाई नहीं किया है, ना तो इसकी स्पीड को रोकने की कोशिश की है, ना ही इसकी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश की है, तो एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट है तो मास ऐड होने से पहले इसका एंगुलर मोमेंटम अगर L1 है तो मास ऐड होने के बाद जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा L2, बट L1 एंड L2 दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क एंड वी नो L इज व्हाट, I इंटू ओमेगा, सो L1 वुड बी I1 ओमेगा 1 एंड L2 वुड बी I2 omega 2. So I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. That would be the relation that we are going to use in while solving various numericals as well as CET के questions. Okay, चल लास्ट में हमने सबसे लास्ट में इस चैप्टर में बात करी थी रोलिंग मोशन की। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल ऐसा प्लेन है, मान लीजिए उसमें रोल होता है, तो रोल होता है मतलब क्या कर रहा है वो, तो अपने एक्सिस के रिगार्डिंग रोटेशन परफॉर्म कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड साइमल्टेनियसली इट इज मूविंग इन अ लीनियर डायरेक्शन एज वेल विथ वेलोसिटी v. So in that case when a body performs rolling motion simultaneously it has to undergoes two different motion, one is rotational motion and another is linear motion या translational motion as well. So अगर कोई बॉडी रोलिंग कर रही है तो उसकी टोटल एनर्जी जो होती है it is the sum of energy of rotation as well as translational. Now the kinetic energy of rolling body is given by ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और उसका सम करके हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आया था हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर के क्या है, के इज माई रेडियस ऑफ गायरेशन। के क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। व्हाट इज आर, आर क्या है, उस बॉडी की रेडियस। चलो अब अगर आप देखो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ना, तो ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हमें बॉडी के शेप के बारे में बताता है। ठीक है, कैसे बताता है बॉडी के शेप के बारे में, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। मान लीजिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे मान लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पर्टिकुलर केस को या फिर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को आपको कंपेयर करना है I इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर के साथ, तो आप बोलोगे सर के स्क्वेयर की जगह के स्क्वेयर क्या होगा, यहाँ पे आर स्क्वेयर अपॉन 2 होगा। तो अगर के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर को आप देखो तो दिस रिप्रेजेंट्स 1/2, और जनरल फॉर्मूला जो है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, इसमें ये जो 1/2 है, दिस 1/2 रिप्रेजेंट के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। वैसे ही जो सॉलिड स्फीयर होता है तो वहां पे आता है 2/5 एम आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे 2/5 कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग जो है या फिर हॉलो सिलेंडर जो है, इफ इट इज एम आर स्क्वेयर, इन दैट केस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमें कुछ नहीं देखना है, इस एम आर स्क्वेयर जो n टाइम्स ऑफ आई है, सॉरी n टाइम्स है, i इज n टाइम्स ऑफ एम आर का स्क्वेयर। रिंग के केस में n की वैल्यू 1 है, डिस्क के केस में n की वैल्यू 1/2 है, स्पीयर के केस में n की वैल्यू 2/5 है। तो यही n इज नथिंग बट अवर के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर।
इंपॉर्टेंट है, बॉडीज के शेप को जानने के लिए इस फैक्टर को समझना जरूरी है। चलिए फिर हमने बात करी थी, अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पर रोल डाउन हो रही है, ऐसी इंक्लाइंड सरफेस पर वो रोल डाउन हो रही है, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पीरियड क्या क्या होते हैं, टाइम ऑफ रोलिंग डाउन वगैरह। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, इट वाज ट्वाइस ऑफ जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ये फॉर्मूला हमने देखा था। एच क्या है, जिस हाइट से वो रोल डाउन करने वाला है। एस क्या है, डिस्टेंस अपॉन इंक्लाइंड प्लेन है। और हमारा थीटा क्या है उसमें, थीटा तो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इस इंक्लाइंड प्लेटफॉर्म पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोल हो रहा है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला जो है वो बड़ा सिंपल है, विच इज जी इंटू साइन थीटा, जी इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। और जो डिस्प्लेसमेंट है इंक्लाइंड प्लेन पर वो कितना आता है, जी एच अपॉन ए इंटू 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। अच्छा, आप इस पर्टिकुलर ट्रायंगल से ना और एक फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज अपोजिट साइड एच अपॉन हाइपोटेनियस इज एस, तो यहाँ से भी एस वुड बी इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। साथ में इस पर्टिकुलर लोकेशन से, मतलब सर्टन हाइट एच से जब ये बॉडी नीचे आएगी, जब ये बॉडी नीचे आएगी, तो ऐसे केस में कितना टाइम लगेगा उसको पूरा रोल डाउन होने में, कितना टाइम लगेगा, तो उसका एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल है, t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस अपॉन ए। इसको आपको याद रखना है, t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस अपॉन ए। और यहाँ पर ये जो ट्वाइस ऑफ एस अपॉन ए है ये अंडर रूट में है। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज़ है, इसको याद रखिए। चलिए, तो हमने इन नटशेल सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड, उन्हें भी देख लेते हैं। साथ ही हम क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करेंगे, तो उसके बेसिक्स को भी एक बार देखकर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो चलिए अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। बहुत इजी टॉपिक है, बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। देखिए, कोई भी बॉडी अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बॉडी निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये पाथ है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। लेट्स से दीज आर टू एक्सिस, वन इज वर्टिकल एंड अनदर इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा पाथ। यहाँ पर मान लेते हैं दिस इज अ बॉडी, this is a body and this has some mass m. Okay, now when it is performing vertical circular motion, for time being मैं एंटी क्लॉकवाइज मोशन कंसिडर कर रहा हूँ, तो क्या करेंगे, वर्टिकल से जिस भी पोजीशन पर वो पर्टिकुलर पार्टिकल होगा, उस पर्टिकुलर एंगुलर पोजीशन को हम थीटा कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कई तरीके की चीज़ें समझी थी, जैसे लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, और अगर मिडल पॉइंट की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी वी मिनिमम कितनी निकल कर आई थी, इट वाज अंडर रूट ऑफ आर जी। मिडल पॉइंट पर कितनी निकल कर आई थी, अंडर रूट ऑफ 3rg। एंड लोवेस्ट पॉइंट पर कितनी निकल कर आई थी, अंडर रूट ऑफ 5rg। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि लोवेस्ट मतलब VL जो है इट इज़ लेट से 10 मीटर पर सेकंड, एंड हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वो है मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, मिडल पॉइंट पर वो आ रही है मानते हैं 8 मीटर पर सेकंड। तो ये चीज़ें हमें बताती है कि मिनिमम मतलब अगर आपको रोटेशन कंप्लीट करना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो मिनिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए। अब ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ग्रेविटी को यूज़ करना है फॉर द सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कोई अगर पार्टिकल 10 के बजाय 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो भी चलेगा, लेकिन क्या 9 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान से समझनी है। दूसरी चीज़, हमने अलग अलग लोकेशन पर टेंशन्स को फाइंड किया था, अलग अलग लोकेशन पर वेलोसिटीज़ को तो फाइंड किया ही है। अब हम बात करते हैं एनर्जीज की। देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक फंडा याद रखने का, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, जो कहता है कि एनर्जी किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए मैं लोवेस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एनी अदर पॉइंट। वो हो सकता है हाई पॉइंट, हो सकता है मिडल पॉइंट, हो सकता है या कोई भी थीटा वाला पोजीशन हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कहेंगे कि भैया टोटल एनर्जी एट वन लोकेशन विल बी इक्वल टू
टोटल एनर्जी एट अनदर लोकेशन। तो इस लोकेशन पे जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस लोकेशन, किसी भी लोकेशन पर, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं। जब हमने डेरिवेशंस किए थे ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो भी हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था। वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट लोकेशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट लोकेशन। अगर मैं ऐसे कहता हूँ तो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट लोकेशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट लोकेशन, पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट लोकेशन, दिस वुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट लोकेशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट लोकेशन, विच इज अगेन mgh फॉर हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब हमने क्या किया था, जब भी हम लोवेस्ट लोकेशन की बात कर रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया है रेफरेंस के लिए, एंड दिस वुड बी काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट लोकेशन प्लस 0 वुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट लोकेशन प्लस आपका जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। अब h कितना होता है, h इज 2 टाइम्स ऑफ r, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज 2 टाइम्स द रेडियस, 2 टाइम्स द रेडियस। दैट ऑल्सो यू कैन राइट इट एज डी, स्मॉल डी या कैपिटल डी, आप जैसे चाहो वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन, अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल एनर्जी से, टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मिडल पोजीशन, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी हम 0 लेंगे रेफरेंस मानकर, दैट वुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट मिडल पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिडल पोजीशन। अब मिडल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, और h क्या होगा, तो मिडल लोकेशन पर ध्यान दीजिए, मिडल लोकेशन पर लोवेस्ट पॉइंट से कंसिडर करोगे तो दिस हाइट h विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द रोटेशन। अगर वो पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रिंग के साथ बंधा है तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल बिकम माय पर्टिकुलर हाइट। अच्छा, एक और चीज, किसी भी रैंडम पॉइंट पे, यहाँ पर देखिए, किसी भी रैंडम पॉइंट पे जब कोई बॉडी होती है तो वो लोवेस्ट पोजीशन से कितने हाइट पर है, अगर मुझे ये पता करना है तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, दैट अगर ये डिस्टेंस को मैं किसी पर्टिकुलर से मार्क कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो डिस्टेंस है, इसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर मैं h कहता हूँ, देन माई h वुड बी h इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हाइट होती है इस पॉइंट पर। तो अगर हम कहे कि भैया मान लेते हैं, मुझे लिखना है total energy at lowest point will be equal to, let's say, total energy when this particular body is at location जो थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल पर लोकेशन है, तब क्या होगा, सो दिस वुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी वेयर बॉब इज एट थीटा लोकेशन, तो काइनेटिक एनर्जी एट थीटा प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा, तो ये हो जाएगा हाफ m वी एल का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्लस काइनेटिक एनर्जी एट थीटा लोकेशन वुड बी 1/2 m वी थीटा का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज mg, और हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉब व्हेन इट इज एट एंगुलर लोकेशन और एंगुलर पोजीशन थीटा। सो हम इसको फिर से अगर रिफाइन करके लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 m वी थीटा का स्क्वायर प्लस mg, एंड दिस h, ये देखिए ना, ऐसे अगर वो रोटेट हो रहा है, ये लोवेस्ट पोजीशन है और ये कुछ थीटा एंगल वाली पोजीशन है, तो ये जो हमारी हाइट है h, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट h वुड बी r इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर, ठीक है। अब इससे जुड़े न्यूमेरिकल्स है उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें जो सेकंड नंबर का ऑब्जेक्टिव है उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला है हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg टाइड टू 1.2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज whirled to perform vertical circular motion under gravity. The minimum speed of particle is 5 meter per second. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कि भैया करेक्ट ऑप्शन उसमें से कौन सा है। तो सबसे पहले ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं एक छोटा सा स्कीमेटिक ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। सो लेट्स से दिस इज अ
पाथ ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दिस इज माय बॉब, और वो कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जब होगा तो दैट वुड बी माय थीटा, और एनर्जी हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, वी नो। क्या बोला है, मास इज हाउ मच, 1 kg, और जिस स्ट्रिंग से उसको बांध के रखा है उसकी लेंथ भी देकर रखी है, कितनी है, 1.2 मीटर, सो आर वुड बी इक्वल टू 1.2 मीटर, ये हमें पता है। साथ में क्या बोला है, द मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकंड। हमें ये समझना है कि जब भी कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो आउट ऑफ ऑल लोकेशन द लोवेस्ट स्पीड इज एट टॉप पोजीशन या हाईएस्ट पोजीशन, और जो हाईएस्ट स्पीड होती है वो होती है हमेशा लोवेस्ट पोजीशन पे। उन्होंने बोला है कि द मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकंड। अभी अगर मिनिमम स्पीड 5 मीटर पर सेकंड बोला है मतलब हमें वी की वैल्यू देकर रखी है, सो आई एम सिंपली राइटिंग हियर VH इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट है, पहला ये जो 5 मीटर पर सेकंड है, दिस 5 मीटर्स पर सेकंड कैन बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG, बिकॉज VH क्या होता है, अंडर रूट ऑफ RG, एंड दिस कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट है। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई अगर पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मिनिमम चाहिए 3 एट हाईएस्ट पोजीशन और मिनिमम चाहिए 7 एट लोवेस्ट पोजीशन, ये स्थिति है, लेकिन फिर भी पार्टिकल मिनिमम कितना चल रहा है ऊपर, वो चल रहा है 5 से, और नीचे हो सकता है वो 10 या 15 कुछ किसी से भी चल रहा हो। तो रिक्वायरमेंट तो 3 की थी, चल रहा है 5 से, ये एक केस हो सकती है, या फिर ऐसी भी केस हो सकती है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 5 एंड इट इज ऑलरेडी मूविंग विथ वेलोसिटी 5, दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। तो यहाँ पर हम दोनों केसेस इमेजिन करने वाले हैं, पहले में हम अंडर रूट ऑफ RG इज इक्वल टू 5 करके देखेंगे, और बाद में हम हाईएस्ट स्पीड के लिए भी ट्राई करेंगे। चलो समझते हैं। तो इतना तो गिवन डेटा हमें दे दिया है, नाउ लेट्स मूव टू गिवन स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हाट डज इट सेज, मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5 मीटर पर सेकंड, मतलब जब ये पार्टिकल लोवेस्ट लोकेशन पर आएगा, लोवेस्ट पॉइंट पे आएगा, तब इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। पहले मान लेते हैं कि जो VH है विच इज माय 5 मीटर पर सेकंड, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG विच इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड एट द हाईएस्ट पोजीशन। इफ दिस इज द केस देन लेट्स से G को मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर कर लेता हूँ, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू R इंटू 10, then what is this is 25 divided by 10, this would be R, so R की वैल्यू निकल कर आई है 2.5 मीटर, कितनी निकल कर आई है, 2.5 मीटर। अब ये जो R इज इक्वल टू 2.5 मीटर हमें मिला है, ये हमारे गिवन वैल्यू ऑफ रेडियस से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए अगर मैं V इज इक्वल टू V एट लोवेस्ट लोकेशन अंडर रूट ऑफ 5RG लेता हूँ, तो ये वैल्यू कितनी आती है, अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 2.5 इंटू 10। सो देखिए 5 इंटू ये जो 2.5 इंटू 10 है इस 25, और 25 अगर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो बोला है कि मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5 मीटर पर सेकंड, ये तब आ रही है अगर हम रेडियस कितना ले रहे हैं, 2.5 मीटर पर 2.5 मीटर ले रहे हैं। लेकिन क्या इतनी रेडियस है, नहीं है, तो ये जो हमारा अजम्पशन है ये वैलिड नहीं होगा। फिर हमें लोवेस्ट स्पीड कैसे निकालनी पड़ेगी, तो एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है हर पॉइंट पर, उस कॉन्सेप्ट से जाकर देखना पड़ेगा। तो मैं उस कॉन्सेप्ट से लेकर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम कहेंगे भैया टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ये अगर हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इज 1/2 mvl का स्क्वायर, जो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी को लोवेस्ट पॉइंट पर हम रेफरेंस 0 कंसिडर करते हैं, एंड दस हाफ mvl का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 1/2 mvh का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी mg एंड हाइट एट हाईएस्ट पॉइंट। सो अगर आप ध्यान से देखो तो m तीनों ही एक्सप्रेशन में है, तो m हम कैंसिल कर लेते हैं। इस 2 को मैं राइट हैंड साइड में लेकर जाऊंगा तो VL स्क्वायर वुड बी 2/2 VH का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ g इंटू हाइट जो है एट हाईएस्ट पॉइंट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ r। ठीक है, अब ये बच गया है VL स्क्वायर इज इक्वल टू VH का स्क्वायर,
वी एच का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ आर जी। चलिए वी एल को फाइंड करते हैं। सो वी एल इज इक्वल टू वी एच कितना है, हमें देकर रखा है 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू आर कितना देकर रखा है, आर इज 1.2 वो देकर रखा है, मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू कितनी है 10 कंसिडर कर लेते, तो व्हाट वुड बी द वैल्यू 1.2 इंटू 10, सो 1.2 इंटू 10 इज 12, 12 इंटू 4 इज 48, सो 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 48, दिस इज वी एल का स्क्वायर। सो वी एल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 48 कीजिए, दिस इज 73, सो वी एल इज अंडर रूट ऑफ 73, और ये किसी तरीके से 5√5 से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए जो फर्स्ट अजम्पशन है या फिर फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है कि मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5√5, इट विल नॉट बी पॉसिबल। चलिए सेकंड पर आते हैं, क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन। जब हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था तो हमने एक चीज नोटिस की थी कि टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट हाईएस्ट होता है और टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट जो है वो सबसे कम होता है। अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूँ, दैट टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, तो ये कितना निकल कर आता था, दिस वाज 6 mg। कितना निकल कर आया था, 6 mg। कैसे आया था, वो डेरिवेशन का पार्ट है, करना है तो करके देख सकते हैं। टीएल की वैल्यू क्या होती है, mv स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg, और ये v के जगह लिखना पड़ेगा vl, सॉरी दिस इज vl, और माइनस th कितना होगा, mvh का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस ऑफ mg। चलो करके देखते हैं। सो दिस इज m vl कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 5rg, उसका स्क्वायर होगा 5rg डिवाइडेड बाय r प्लस mg माइनस ऑफ ये हो जाएगा m vh होता है अंडर रूट ऑफ rg, उसका स्क्वायर वुड बी rg डिवाइडेड बाय r, और ये माइनस अगर अंदर घुसेगा तो ये हो जाएगा प्लस, सो प्लस mg। अब यहाँ पर देखो आप ध्यान से, दिस इज r, r कैंसिल हो गया, ये r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा है 5 mg प्लस mg माइनस ऑफ mg प्लस mg, तो ये mg कैंसल, एंड 5 प्लस 1 mg इज हाउ मच, 5 प्लस 1 mg इज 6 mg। ठीक है, तो हमने देखा है कि डिफरेंस इन द टेंशन फॉर हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू इज गिवन बाय 6 mg। नाउ चलो करके देखते हैं, तो हमें जो मास दिया है वो दिया है 1 kg, हमें जो g की वैल्यू कंसिडर करनी है वो है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 6 mg की वैल्यू सेम आती है क्या, देख लेते हैं, तो 6 इंटू 1 इंटू 10 दैट इज 60 न्यूटन। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन वैल्यू इज 60 न्यूटन। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो ओनली स्टेटमेंट क्यू इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट क्यू इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या पूछा है, अ मोटरसाइकिलिस्ट एज अ पार्टिकल उसको कंसिडर कीजिए, देन इज अंडर गोइंग वर्टिकल सर्कल्स, वो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इनसाइड अ स्पीयर ऑफ डेथ। अब स्पीयर ऑफ डेथ में क्या है, जो आपका मोटरसाइकिलिस्ट है जब वो घूमेगा तो उसको आपको पार्टिकल मानना पड़ेगा। हम जानते हैं स्पीयर ऑफ डेथ के केस में जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन देता है, नॉर्मल रिएक्शन देता है। ठीक है, एनीवे नाउ द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वैरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन चल रहा है उसका, ठीक है, तो लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड हमें मिल रही है, वीएल कितना दिया है उन्होंने 10 मीटर पर सेकंड, और वीएच कितना दिया है, दिस इज 6 मीटर पर सेकंड। अब ये हो सकते हैं कि मिनिमम स्पीड लिमिट्स हो, या फिर ये मिनिमम स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं कर रहे, उससे थोड़े ज़्यादा स्पीड से ही घूम रहा है, ऐसे भी मान सकते हैं। चलिए आगे क्या बोला है, कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द स्पीयर ऑफ डेथ। इस पर्टिकुलर स्पीयर ऑफ डेथ का हमें क्या पता करना है, डायमीटर पता करना है। तो देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही अप्रोच ध्यान में रखेंगे। मैं कह रहा हूँ भैया टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन इज टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन। अगर मैं ऐसे मान रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन इज ओनली काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mvl का स्क्वायर इज इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट दैट इज हाफ mvh का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज mg। अब ये h क्या हो जाएगा, h इज 2 टाइम्स ऑफ r, h इज 2 टाइम्स ऑफ r, दिस 2 टाइम्स ऑफ r इज नथिंग बट डायमीटर, तो हम इसको डायमीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एनीवे m तो सब में कैंसिल हो गया, एंड आई कैन राइट दैट vl स्क्वायर वुड बी इस 2 को जो है
यहाँ पर जो 2 डिनोमिनेटर में है, इसे अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊँ राइट हैंड साइड में, तो ये दोनों को ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन दिस 2 विल गेट कैंसल्ड, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो आप चाहे तो 4gr लिख सकते हो, या फिर सिंपली आप इसको 2 ऐसे ही लिखिए, 2r को मैं डायमीटर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। सो आई कैन राइट दैट VL स्क्वायर इज इक्वल टू VH का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू इस 2r को मैं आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज डायमीटर। ओके, या फिर आप एक काम कीजिए, और भी सिंपली रखते हैं अपन, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ जी इंटू आर। रेडियस भी निकालते हैं तो डायरेक्टली उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बाद में डायमीटर पता कर सकते हैं। चलो यहाँ तक हो गया। नाउ अब हमें क्या है, स्पीड्स देकर रखी है, VL दिया है 10 मीटर पर सेकंड, VH दिया है 6 मीटर पर सेकंड, तो इसको यूज करेंगे। सो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ G को हम कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, इंटू R हमें पता करना है, तो दिस वुड बी 100 माइनस 36, दैट इज what you get is 64. Yes, this would be 64 and this would be 40r, this would be 40r। तो 64 अपॉन 40 क्या हो जाएगा, 64 अपॉन 40 दैट इज r। तो इसकी वैल्यू हमें निकल कर आ जाएगी 6.4 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस वुड बी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 1.6 मीटर। सो आर की जो वैल्यू है, आर वुड बी 1.6 मीटर। अगर आर 1.6 मीटर है तो डी इज 2 टाइम्स ऑफ आर एंड दैट वुड बी 3.2 मीटर। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट को डील करते हैं इसी क्वेश्चन के। आगे क्या पूछा है हमें, कैलकुलेट डायमीटर करने के बाद हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड, मतलब अगर रेडियस 1.6 मीटर है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या वैल्यू हो सकती है लोएस्ट पॉइंट पर, सॉरी मिनिमम वैल्यूज पूछिए, तो कम से कम कितनी वैल्यू लोवेस्ट पे और कम से कम कितनी वैल्यू वो हाईएस्ट पे रख सकता है। फॉर एग्जांपल अभी तो 6 है, लेकिन क्या 6 से नीचे वो 5 पे जा सकता है, 4 पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है, वो हमें पता करनी है। तो हम कैसे पता करेंगे कि, तो हम जानते हैं कि वी मिनिमम एट हाईएस्ट लोकेशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर जी। चलो अंडर रूट ऑफ आर जी करते हैं, आर कितना निकल कर आया है हमारा 1.6 इंटू जी की वैल्यू इज 10, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ 16 इज 4। सो लोवेस्ट पॉसिबल स्पीड एट हाईएस्ट पोजीशन शुड बी 4 मीटर पर सेकंड। वैसे ही अगर मैं लोवेस्ट पॉसिबल स्पीड देखूं एट लोवेस्ट पोजीशन, सॉरी हाँ लोवेस्ट पॉसिबल स्पीड एट लोवेस्ट पोजीशन, सो दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5rg and this is nothing but 5 into 1.6 into 10. So ultimately under root of this would be under root of 5 into 16, 16 बाहर आ जाएगा तो that would be 4 root 5 मीटर पर सेकंड। ये मिनिमम वेलोसिटीज पॉसिबल है एट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट लोकेशन। चलो अब इसके बाद हम सॉल्व्ड एग्जांपल वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन और हम टिपिकल टेक्स्ट बुक वाला जो अप्रोच है उसको ही फॉलो करके इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, अ टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इज टाइड टू अ प्रैक्टिकली मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग एंड व्हर्ल्ड अलोंग वर्टिकल सर्कल। तो यहाँ पर भी वर्टिकल सर्कल का ही प्रॉब्लम है। स्पीड ऑफ स्टोन इज 8 मीटर पर सेकंड व्हेन the centripetal force is exactly equal to the force due to tension। अब यहाँ हम मानेंगे कि भैया मेरे पास कोई एक इस तरीके से मोशन करने वाला पार्टिकल है, ठीक है। इसके ये दो वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने मार्क कर लिए हैं। लेट्स से दिस इज माय हाईएस्ट पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन एंड दिस इज आवर मिडल पोजीशन। चलो क्या बोला है, जो मास दिया है मास इज 20 ग्राम्स। भैया 20 ग्राम कितना होता है, 0.02 kg होता है। देन आगे क्या बोला है, स्पीड ऑफ स्टोन इज 8 मीटर पर सेकंड व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ड्यू टू टेंशन। जब कोई बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन करती है तो हमें पता है टेंशन की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स किस लोकेशन पर होती है, मिडल लोकेशन पर होती है। इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा
कि टेंशन एट मिडल लोकेशन विच इज नथिंग बट mv² अपॉन r, तो v इज द स्पीड एट मिडल पोजीशन। और इस लोकेशन पर इस कंडीशन ये जब कंडीशन मैच होती है तब हमें बोला है कि स्पीड कितना है स्टोन का 8 मीटर पर सेकंड है। तो सिंपली हमें vm की वैल्यू देकर रखी है विच इज 8 मीटर पर सेकंड। इसे भी आपको अच्छे से नोट करके रख लेना है बिकॉज दिस टू वैल्यूज गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। नाउ नेक्स्ट फिर क्या बोला है, कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द एंटायर सर्कल। मतलब जब ये पर्टिकुलर स्टोन वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन के दौरान मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, हाईएस्ट पोजीशन पे, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी लोवेस्ट होगी। और हाईएस्ट वेलोसिटी कहाँ होती है, लोएस्ट पोजीशन पे, तो वहां पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। ये तो पहला फंडा है। और जो मिडल पोजीशन है, मिडल पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी विल वैरी इन बिटवीन लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पोजीशन। ये एक बात है। तो यही हमसे उन्होंने पूछा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है ड्यूरिंग एंटायर सर्कल। फिर आगे क्या बोला है, लेट थीटा बी 0 बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट लोअर मोस्ट पोजीशन। अगर स्टोन मेरे लोअर मोस्ट पोजीशन पे है तो यहाँ पर थीटा 0 होगा। मतलब यहाँ से जैसे ही वो दूर जाएगा लोअर मोस्ट पोजीशन से तो धीरे धीरे फिर थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर आगे उन्होंने बोला है, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग when the force due to tension is numerically equal to weight of the tension। मतलब हमें उस थीटा की पोजीशन को फाइंड करना है जहां पर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आता है दैट टेंशन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू mg। तो टेंशन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू mg। ये जब होगा उस समय हमें एंगुलर पोजीशन मतलब थीटा पता करना है। आगे उन्होंने क्या बोला है, हमें यूज करना है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1.8 मीटर। तो इसका मतलब है हमें r की वैल्यू देकर रखी है 1.8 मीटर। r की वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने देकर रखी है। और दूसरी चीज उन्होंने बोली है कि g ले लीजिए आप 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं है, एक ही रूल याद रखना है। कौन सा, टोटल एनर्जी एट वन लोकेशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट अनदर लोकेशन। इस फॉर्मूले को ही हम यूज करेंगे। तो मान लीजिए मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं कह रहा हूं भैया टोटल एनर्जी एट वन लोकेशन दैट वुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट अनदर लोकेशन। इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो दो लोकेशन कंसिडर करेंगे वो हमारे काइनेटिक एनर्जी के आंसर को फाइंड करने के लिए हेल्पफुल हो, ऐसे चूज करेंगे। मान लो मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहता हूं तो लोवेस्ट लोकेशन पर एनर्जी कंसिडर करना पड़ेगा। और ये जो मिडल लोकेशन है इसे हम अपना क्या कह सकते हैं, इसको यूज करेंगे, मिडल लोकेशन का यूज करेंगे जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना हो तब भी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना हो तब भी। और दो अलग अलग एक्सप्रेशन से अलग अलग तरीके से काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं लोवेस्ट लेवल पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करता हूं, दैट वुड बी माय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट कंसिडर करूंगा वो करूंगा मिडल पॉइंट कंसिडर करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट हम जानते हैं इट इज ओनली काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m vl का स्क्वायर। तो या फिर ऐसे लिखने से अच्छा ही है, इसको मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली मेंशन कर लेता हूँ। सो लोवेस्ट पॉइंट पर जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट हैज गॉट हाईएस्ट वेलोसिटी। सो ke max वुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट मिडल पोजीशन प्लस potential energy at middle position. Kinetic energy at middle position would be given as half m vm का square plus potential energy at middle position would be m g h at middle position। तो देखो सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 1/2, m की वैल्यू कितना है भैया 0.02 kg इंटू vm कितना दिया है 8 तो देकर ही रखा है, सो 8 का स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पे m की वैल्यू इज 0.02 kg मल्टीप्लाइड बाय g ले लेते हैं 10 एंड हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट वुड बी इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये जो हाइट है दिस हाइट between middle position and lowest position is equal to radius, so that would be r। अब r कितना दिया है हमें ऑलरेडी देकर रखा है r
1.8 मीटर। सो दिस इज 1.8 मीटर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या निकल कर आएगी, चलो सॉल्व करते हैं। देखो दिस इज 2 को अगर हम डिवाइड करें तो ये जो जाएगा 0.01, 8 का स्क्वायर इज 64, 64 इंटू 0.01, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, 8 का स्क्वायर इज 64, 64 इंटू 0.01, ये हो जाएगा 0.64। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस ईयर 0.64 प्लस, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यूज दी है इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें पता है 10 इंटू 1.8 इज 18, 18 into 0.02, तो 18 into 2 is 36, that would be 0.36. So I am simply writing this as 0.36. Now 64 plus 0.64 plus 0.36 is 0.1. जैसे 64 plus 36 is 100 in the similar fashion. So that would be 0.64 plus 0.36 is 1. So my maximum kinetic energy is 1 जूल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 1 जूल। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की ओर बढ़ते हैं। अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कौन से लोकेशन पे मिलती है मुझे, हाईएस्ट लोकेशन पे, और रेफरेंस के लिए मिडल पोजीशन तो है ही मेरे पास। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मिडल पोजीशन। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब हाईएस्ट एनर्जी पे टोटल एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टू फॉर्म, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन प्लस potential energy at highest position will be equal to kinetic energy at middle position plus potential energy at middle position. Now kinetic energy at highest position इसी को हम बोलेंगे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लोवेस्ट वेलोसिटी हाईएस्ट पोजीशन पे होती है, इसलिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी उसी पोजीशन पर पॉसिबल है। सो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस, चलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो आप कंपेयर कीजिए। देखिए अगर मैं ग्राउंड से कंपेयर करता हूं तो ग्राउंड से पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन विल बी mg इंटू 2 टाइम्स ऑफ r, और मिडल पोजीशन पर अगर पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करूं तो दैट वुड बी mg इंटू r। तो चलो कर लेते हैं। सो दिस इज mg इंटू 2 टाइम्स ऑफ r इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट मिडल पोजीशन इज हाफ mvm का स्क्वायर प्लस दैट वुड बी mg इंटू r। चलो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मिनिमम प्लस 2 टाइम्स ऑफ mgr इज इक्वल टू 1/2 mvm का स्क्वायर प्लस mgr। अब क्या कर लेता हूं मैं, ये जो 2 mgr है इसको लेफ्ट से राइट शिफ्ट करूंगा तो वो माइनस हो जाएगा, एंड माय फाइनल एक्सप्रेशन वुड बी काइनेटिक एनर्जी विच इज मिनिमम वुड बी इक्वल टू हाफ mvm का स्क्वायर, हाफ mvm का स्क्वायर माइनस, या फिर ऐसे लिखिए प्लस mgr माइनस 2 mgr, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ mgr। दैट्स वाई हाफ mvm का स्क्वायर माइनस ऑफ mgr, एंड दिस वुड बी आंसर फॉर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो चलो करके सॉल्व करके देख लेते हैं। सो माय मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वुड बी 1/2, m की वैल्यू कितनी है 0.02 kg मल्टीप्लाई बाय vm कितना है 8 स्क्वायर, माइनस m की वैल्यू इज अगेन 0.02 इंटू g इज 10 इंटू r इज 1.8। अब हमने ना ये जो एक्सप्रेशन है इसको पहले ही सॉल्व करके रखा है। देखिए लास्ट में जब हमने सॉल्व किया था तो ये पार्ट एंड दिस पार्ट दे आर बोथ सेम, बट वहाँ पे प्लस हुआ था, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। तो अगेन इफ यू सॉल्व दिस केयरफुली व्हाट यू वुड गेट इज 0.64 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 0.36। अब 0.64 माइनस 0.36 अगर आप करोगे तो वैल्यू व्हाट यू गेट इज 0.28 जूल। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हमें मिली है 0.28 जूल। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में और एक पार्ट दिया है, क्या बोला है, determine the angular position of the string when the force due to tension is numerically equal to the weight of the stone। मतलब इस फिगर को मैं थोड़ा सा फिर एक बार शिफ्ट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो वो पूछ रहे हैं वो कौन सी एंगुलर पोजीशन होगी विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, जहां पे ये जो टेंशन होता है
ये जो पर्टिकुलर टेंशन है स्ट्रिंग में, दिस टेंशन विल एग्जैक्टली बिकम इक्वल टू mg। तो मान लेते हैं थीटा वो पोजीशन है जहाँ पे टेंशन विल बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू mg, तो टी थीटा वुड बी mg। इस पोजीशन पर, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको क्या फाइंड करना है, आपको थीटा पता करना है। तो मैं क्या करता हूँ, हमें बोला है टी थीटा इज इक्वल टू mg, लेकिन टी के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन है हमारे पास। व्हाट इज दैट जनरल एक्सप्रेशन? एम वी स्क्वेयर अपॉन आर प्लस mg कॉस ऑफ थीटा। ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, इस t के बजाय मैं लिख रहा हूँ टी थीटा, तो v के बजाय लिखना पड़ेगा v थीटा। कौन से पोजीशन पर वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी यहाँ पर रहेगी। चलिए, अब चूंकि टी थीटा की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन करके रखी है mg, तो हम उसको पुट कर लेते हैं। सो आई गेट mg वुड बी इक्वल टू एम वी थीटा का स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखो देखो भाई, m तीनों एक्सप्रेशन में है, तो m वैसे ही कैंसिल हो गया, ये बचता है सिर्फ g। और यहाँ पर ये जो g cos थीटा है, इसे मैं अगर राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा g माइनस जी कॉस ऑफ थीटा। g माइनस जी कॉस ऑफ थीटा इज v थीटा का स्क्वायर अपॉन r। v थीटा क्या बता रहा है, तो इस थीटा वाले लोकेशन पर जो स्पीड होगी उस पर्टिकुलर बॉब की या स्टोन की, वो स्पीड। अच्छा, इस r को भी अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट करूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यहाँ से देखिए g कॉमन आ गया, तो g इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू वी थीटा का स्क्वायर अपॉन आर। और अभी हम आर को शिफ्ट कर रहे हैं, सो आई कैन डायरेक्टली राइट दैट वी थीटा का स्क्वायर वुड बी आर इंटू जी इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, अब हमें पता करना है थीटा, लेकिन थीटा पता करने के लिए इस एक्सप्रेशन में हमें वी थीटा का पता होना जरूरी है। अब वो पता ही नहीं है, तो दो अननोन क्वांटिटीज को तो हम एक इक्वेशन से फाइंड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर बात आके रुक जाती है। अब हम फिर से हमारे पुराने कॉन्सेप्ट पे, जहाँ पर हम टोटल एनर्जी एट एनी वन लोकेशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट अनदर लोकेशन, उस फॉर्मूले को यूज करते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम फिर से उस फंडे को यूज करने वाले हैं। सो देखिए मैं लिख रहा हूं दैट टोटल एनर्जी एट वन लोकेशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट अनदर लोकेशन। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट लोकेशन को लोवेस्ट लोकेशन मान लेते हैं, और थीटा वाले को, ये जो हमारा पर्टिकुलर थीटा है, इसको अनदर लोकेशन मानेंगे। तो हम क्या कहेंगे, भैया टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट लोकेशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट थीटा वाला लोकेशन। नाउ टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट लोकेशन में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, विच इज माई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो ये हो जाएगा के ई मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी at lowest location will be equal to kinetic energy at theta वाला लोकेशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी at theta वाला लोकेशन। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, कितनी होती है वो, इट इज इक्वल टू 1 जूल। हमने पहले इसको सॉल्व करके रखा है 1 जूल, तो इसे ही यूज करते हैं। सो दिस इज माई 1 जूल इज इक्वल टू, अब जूल लिखने का जरूरत नहीं, 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट थीटा लोकेशन इज हाफ एम वी थीटा का स्क्वायर, हाफ एम वी थीटा का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी इंटू हाइट एट दैट थीटा लोकेशन। अब देखो भैया, हमें ये हाइट पता करनी है, ठीक है, ये हाइट पता करनी है। तो कैसे पता करते हैं, दिस हाइट विथ रिस्पेक्ट टू लोवेस्ट पोजीशन इज गिवन बाय आर इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हमने पहले ही डेरिवेशंस में देख चुके हैं। सो आर इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, इसको यूज करेंगे। सो व्हाट आई विल गेट इज हाफ, सी व्हाट आई विल गेट इज 1/2, 1 इज इक्वल टू 1/2 m। अब m देकर रखा है, मास देकर रखा है 0.02, 0.02 kg। v थीटा का स्क्वायर अगर आप ध्यान से देखोगे तो v थीटा का स्क्वायर ऑलरेडी वी हैव rg इंटू वन माइनस कॉस थीटा। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज rg इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, ओके, प्लस देन अगेन m इंटू जी, ठीक है, m की वैल्यू कितनी है 0.02 इंटू जी की वैल्यू को 10 ले लेते हैं, इंटू एच थीटा, ये मतलब थीटा लोकेशन पर हाइट कितनी होगी, आर इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं। सो 2 से अगर ये डिवाइड हो जाता है तो 0.01, या फिर और एक काम करते हैं, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, मैं कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ाना चाहता, तो इसको थोड़ा सा सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं लिख लेता हूँ 1/2, 0.02 इंटू व्हाट इज आर, आर इज 1.8 विच इज गिवन इंटू जी इज 10, अगेन दिस इज 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, प्लस
0.02 into 10 into 1.8 एंड दिस इज 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। चलो जो चीज़ कॉमन है ना पहले उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो 0.02, 1.8 एंड 10, उसके साथ साथ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, सारी चीज़ें कॉमन है तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं। सो व्हाट आई एम राइटिंग इट हियर इज 0.02 इंटू 1.8 इंटू 10 इज 18, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, फिर बचा क्या है 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, दैट इज 3/2। सो आई एम सिंपली राइटिंग 3/2 इंटू 0.02 इंटू 18 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और हमारे पास इधर क्या है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1 जूल। चलिए अब एक काम करते हैं, 2 से इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, सो दिस वुड बी 0.01। नाउ 18 इंटू 0.01 कर लीजिए, क्या हो जाएगा 18 इंटू 0.01, ये हो जाएगा 0.18, हाँ, और मल्टीप्लाइड बाय 3 वैसे ही, देन दिस इज 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, दिस इज 1। अब 18 इंटू 3 इज 0.54 हो जाएगा, ये 0.18 इंटू 3 इज 0.54। सो अगेन आई एम राइटिंग 1 इज इक्वल टू 0.54, 1 इज इक्वल टू 0.54, व्हाट वी अगेन हैव इज 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। चलो 1/0.54 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये कैसे हुआ, तो ये जो 0.54 है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। नाउ अब हम एक और चीज कर सकते हैं, व्हाट आई कैन सिंपली राइट इज इस कॉस स्क्वायर को जो यहाँ निगेटिव है राइट में लेफ्ट में लेकर आऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो 1/0.54 है उसे राइट में लेकर जाऊंगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। सो आई कैन सिंपली राइट दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/0.54। तो ये हो जाएगा 0.54 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.54। इफ यू सॉल्व दिस वुड बी माइनस ऑफ 0.46 डिवाइडेड बाई 0.54। अगेन व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू फाइंड कॉस ऑफ थीटा। सो कॉस थीटा को फाइंड करने के लिए आई एम सिंपली राइटिंग थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 46/54। डेसिमल को अगर आप शिफ्ट करते हो तो 46/54, और फर्दर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 46/54, सो दिस इज 2 इंटू 2 इज 4 एंड 23, एंड 54 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, सो दिस इज 4 7 23/7, ठीक है। इससे ज़्यादा और क्या ही डिवाइड करोगे। तो एनीवे अभी हम क्या करेंगे, इसका जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो भी फ्रैक्शन आएगा वहाँ पर लॉग टेबल की हेल्प से आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये होती है कि मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कॉस इनवर्स ऑफ 2/3 क्या है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कॉस इनवर्स ऑफ 2/3, आप बोलोगे सर ये x डिग्री एंगल है, लेकिन अगर -2/3 आया तो क्या करने का। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर मान लीजिए x डिग्री एंगल आपका कॉस इनवर्स ऑफ 2/3 आ रहा है, x डिग्री कितना आ रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ 2/3, अगर आप उसको माइनस लेकर सॉल्व करोगे तो कैसे करना है, तो मान लीजिए x डिग्री पहले आता था यहाँ हॉरिजॉन्टली, आप 0 डिग्री से अगर कंपेयर करोगे तो ये था मेरा x डिग्री, लेकिन जैसे ही माइनस हो जाएगा तो हमें रेफरेंस पोजीशन को 180 डिग्री से लेना है, ऐसे लेना है। तो ये हो गया आपका x डिग्री, मतलब माइनस अगर 2/3 कॉस इनवर्स आप ले रहे हो तो ये हो गया इस तरीके से x डिग्री। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं x की वैल्यू है 10 डिग्री, तो आप कहोगे 180 के ऊपर 10 डिग्री, तो ये कितना बचा, दिस इज 170 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ 46/54 ये आएगा 31.58 डिग्री। कितना आएगा, 31.58 डिग्री। बट चूंकि ये माइनस है तो माइनस होने के कारण आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 180 माइनस 31.58 डिग्री। सो व्हाट वैल्यू यू स्पेसिफिकली गेट इज 148 पॉइंट सम डिग्रीज, ठीक है, 148 पॉइंट सम डिग्री, दैट वुड बी अराउंड 42 और समथिंग डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये थीटा कैसे कैलकुलेट करना है पता चला है क्या, क्या चीज हमने समझी है थीटा कैलकुलेशन के दौरान। अगर कॉस इनवर्स ऑफ लेट्स से 4/5 हमारा आता है x डिग्री, तो
कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 4/5 आपको क्या लेना है, 180 माइनस x डिग्री। ठीक है, बस इतनी सी चीज है एंड दैट्स हाउ यू विल गेट योर आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व एग्जांपल 1.7 से स्टार्ट करेंगे। अ फ्लाईव्हील इज अ मैकेनिकल डिवाइस स्पेसिफिकली डिजाइन टू इफिशिएंटली स्टोर द रोटेशनल एनर्जी। इंजन के अंदर आपने देखा होगा जहां पे आपका इंजन होता है उसके बाहर एक बड़ा सा व्हील होता है जहां पर बेल्ट्स वगैरह लगे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो जो एलिमेंट है उसे हम फ्लाईव्हील कहते हैं इंजीनियरिंग में। और ये जो फ्लाईव्हील है इसका काम होता है एनर्जी स्टोर करके रखना। ठीक है, बहुत डिटेल में जाएंगे नहीं, अभी बस इतना समझ लो कि इंजन में फ्लाईव्हील लगता है जिसका काम होता है एनर्जी स्टोर करके रखना। और एक एनालॉजी अगर देखें हमारे डिस्क, रिंग या स्फीयर से, तो वो किसके साथ मैच होता है, डिस्क के साथ। तो एक फ्लाईव्हील जनरली क्या होता है, एक डिस्क ही होता है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। व्हाट दे हैव सेड इज अ फ्लाईव्हील इज अ मैकेनिकल डिवाइस स्पेसिफिकली डिजाइन टू इफिशिएंटली स्टोर द रोटेशनल एनर्जी for a particular machine. It is in the form of uniform 20 kg डिस्क ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर। तो हमारे लिए मास ऑफ डिस्क देकर रखा है, कितना है भैया, 20 kg। और क्या बोला है, डायमीटर दिया है, डायमीटर d इज इक्वल टू कितना दिया है, डायमीटर 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, इज 25 सेंटीमीटर एंड दैट इज अगेन 0.25 मीटर। सो आर हमारे पास है। तो डिस्क का मास हो गया, डिस्क का आर हमारे पास है। आगे क्या बोला है, नाउ दे हैव सेड इज एबल टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब ओन एक्सिस का मतलब ये होता है कि मेरे पास अगर इस तरीके से कोई डिस्क है तो एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, इसे हम बोलेंगे उस डिस्क का ओन एक्सिस। ठीक है, सो is able to rotate about its own axis, calculate its kinetic energy when rotating at 1200 rpm। अब 1200 rpm मतलब देखिए ये जो n है, n होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, ये हमें दिया है 1200 rpm, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन हमें सेकंड में चाहिए, एक सेकंड में कितने रोटेशन, तो n वुड बी 1200 डिवाइडेड बाय 60, that would be rps। तो ये 0 कट गया एंड व्हाट यू गेट इज 20। सो n इज इक्वल टू 20 rps ऐसे भी बोला है। एंड वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी व्हेन रोटेटिंग एट 1200 rpm, यूज पाई स्क्वायर एज 10। तो चलो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ऐसी डिस्क निकाल ली है, दिस इज माई फ्लाईव्हील एंड दिस इज रोटेटिंग अबाउट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। एंड वी नो भैया डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। चलिए आई तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अच्छा ओमेगा कैसे निकलेगा, तो ओमेगा इज व्हाट, 2πn। तो यहाँ पर n की वैल्यू देकर रखी है तो ओमेगा भी हो गया। चलिए निकालते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I इज mr² अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2πn इसका होल स्क्वायर। सो देखिए बहुत सिंपल है। अब क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिखता हूँ, 1/4 mr का स्क्वायर इंटू 4π² इंटू n का स्क्वायर। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर को हमें 10 लेना है। चलिए डायरेक्टली वैल्यू लगते हैं। m की वैल्यू कितनी देखी रखी है, 20 kg, दैट इज 20 इंटू r इज हाउ मच, 25 सेंटीमीटर विच इज 0.25 मीटर। सो 0.25 इंटू 0.25 आप करिए या फिर डायरेक्टली लिख लीजिए 0.25 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, इट इज 625। तो 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा 0.0625। ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी सीन लेटर। पाई स्क्वायर इज 10, n इज 20, सो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, राइट। हमने निकाला था ना, n की वैल्यू कितनी ली है, 20 ली है, और 20 का स्क्वायर इज 400। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 20 इंटू 0.0625 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 4000। ठीक है, 10 इंटू 400 इज 4000। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ये जो 3 0 है, इस देखिए कि इसको ऐसे कैसे लिखता हूँ सिंपल बनाने के लिए, 2 इंटू 4 क्या किया मैंने, यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 4 लिया, और बचे कितने 0, 4 0। तो इसको लिख रहा हूँ 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.0625।
अब हम क्या करेंगे, 0.0625 के लिए 10⁴ को यूज करते हैं डेसिमल को शिफ्टिंग करने के लिए। दिस 4 इंटू 2 इज 8, ठीक है, दिस 4 इंटू 2 इज 8, सो 8 इंटू दिस वुड बी 625, 8 इंटू दिस वुड बी 625, और 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 8 5 इज 40, 40 0, दिस इज 4, देन 8 इंटू 2 इज 16 प्लस 4 इज 20, से अगेन 0, देन वी हैव टू 8 into 6 is I guess 48, 48 plus 2 that is 50, है ना, so this is 50, so 5000 kg, सॉरी काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो ये हो गया 5000 जूल। दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। एनर्जी कितनी निकल कर आई है, 5000 जूल हमारी एनर्जी निकल कर आई है। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज रोटेटेड अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। अब ये है प्लेन ऑफ डिस्क, इस प्लेन ऑफ डिस्क में एक्सिस पैरेलल या फिर एक्सिस इन द प्लेन क्या होता है, ये वाला एक्सिस हो गया, इसको मैं टी पॉइंट लिखता हूं। एंड वी नो डिस्क के लिए आई टी की वैल्यू कितनी होती है, डिस्क के लिए अगर आप आई टी की वैल्यू देखो तो ये दिस इज आई गेस 5/4 mr स्क्वेयर इतनी होती है। तो बस हमें 5/4 mr स्क्वेयर कैलकुलेट करना है। सो चलो कर लेते हैं, क्या मिलेगा, सो आई टी इज इक्वल टू 5/4 mr का स्क्वेयर। चलो 5/4, m इज 20 इंटू आर स्क्वेयर इज 0.25 का स्क्वेयर। बहुत सिंपल है, दिस 4 यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 5 जा 25 इंटू 0.0, एक काम करो ना और सिंपल कर लेते हैं। इस 25 को मैं लिख सकता हूँ, 0.25 को लिख सकता हूँ 25 इंटू 10⁻², एंड गेट्स टू द होल स्क्वेयर। अगेन व्हाट वी हैव गॉट इज 25 इंटू 25 का स्क्वेयर इज 625 इंटू 10⁻² का स्क्वेयर इज 10⁻⁴। अगेन 25 इंटू 625 आपको करना है, तो करके देखते हैं। 625, दिस इज माई 25, सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं सिंगल सिंगल करता हूँ। सो 5 5 जा 25, 5 अगेन आई हैव 2, 5 इंटू 2 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12, अगेन 2 1 and 5 6 जा 30, 30 and 1 31, so 0, then again 5 into 2 is 10, we have got 1, 2 into 2 is 4, 4 plus 1 is 5, and again 6 into 2 is 12, so 5 2 6 5 1, so 1 5 6 2 5 into 10⁻⁴, so what I'll get is 1.5625 kg meter square, and this is the expression for moment of inertia about an axis which is tangent, है ना, rotated about tangent but in its plane। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अ स्पेरिकल वाटर बलून इज रिवॉल्विंग एट 60 rpm in course of time 48.8% of its water leaks out, with what frequency will the remaining balloon revolve now, neglect all non-conservative forces। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले ये जो टिपिकल क्वेश्चन है ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें समझना होगा दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी गिवन बॉडी इज L इज इक्वल टू I ओमेगा, ये हमें समझना है, ठीक है। और अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है या एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट है तो हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो यूज होगा, जहाँ पे इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम है किसी बॉडी का दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इन दो कॉन्सेप्ट्स को हमें यहाँ पर क्या है यूज करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज पर गिवन डेटा स्पेरिकल वाटर बलून जो है वो इनिशियली रोटेट हो रहा है 60 rpm के साथ। तो यहाँ पर मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल इस तरीके का एक वाटर बलून ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये जो वाटर बलून है एक तरीके का क्या होता है, स्पीयर होता है ना। स्पेरिकल वाटर बलून है तो वो स्पीयर है, और स्पीयर जब किसी एक्सिस के रिगार्डिंग घूमता है डायमेट्रिकल एक्सिस तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दिस इज 2/5 mr का स्क्वायर। चलेगा। सो अब इनिशियली यहां पर बोला है कि इट इज रिवॉल्विंग विथ 60 rpm, सो n1 इज इक्वल टू 60 rpm, rpm को rps में कन्वर्ट करना है तो दिस इज 1 rps रोटेशन पर सेकंड। इनिशियली इट वाज रोटेटिंग विथ 60 rpm,
ठीक है, तो ये हो गया N1 हो गया 1 RPS से, मतलब 1 सेकंड में 1 रोटेशन वो कंप्लीट कर रहा है। आगे क्या बोला है, इन द कोर्स ऑफ टाइम 48.8% ऑफ इट वाटर लीक्स आउट, मतलब यहां से है जो है वो वाटर ऐसा लीक होना शुरू होगा। और उसने कितना वाटर लूज किया है, तो अगर मान लीजिए इनिशियली उसका मास M1 में 100 kg ले रहा हूं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर इनिशियल मास 100 kg है तो नेक्स्ट मास कितना है, द नेक्स्ट मास इज, यहां पर उन्होंने बोला है कि 48.8% वाटर लीक आउट कर रहा है, इतना तो लीक हो जा रहा है, तो बचेगा कितना, ऑलमोस्ट 51.2, राइट। सो M2 इज इक्वल टू 51.2, या फिर ऐसे कर लीजिए 100 इनिशियल था माइनस 48.8 एंड दैट वुड बी 51.2 kg ये बचा है। तो इनिशियल इज M1 एंड दिस इज M2, ये भी हम समझ रहे हैं। नाउ आगे क्या पूछा है, विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी विल द रिमेनिंग बलून रिवॉल्व नाउ, तो अगर मैं अब बलून निकालता हूँ, छोटा सा निकाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे छोटा बलून है और यहाँ से क्या हो गया, अगर लिक्विड लीक आउट कर गया, तो आप ध्यान से समझेंगे, अगर पहला रेडियस r है तो दूसरा जो रेडियस है वो r नहीं है, दूसरे रेडियस को अगर मैं r' कहता हूँ, जैसे ही रेडियस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फर्क पड़ रहा है लेकिन एक्सटर्नल टॉर्क अब्सेंट है, मतलब वहां से बाहर से तो कोई टॉर्क नहीं लगा रहा है, तो हमें एज पर प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम L1 इज इक्वल टू L2 के फॉर्म में ऐसे लिखना पड़ेगा, L1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू L2, देयरफॉर I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब I1 का जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी 2/5 M1, यहाँ पर ले लेते हैं R1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 इज 2 इंटू N1 इज इक्वल टू I2 वुड बी 2/5 M2 इंटू, अब भैया R2 कितना है, R2 वी डोंट नो, हमें अभी R2 पता नहीं है, लेकिन R2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा एंड दैट वे वी विल बी मल्टीप्लाइंग दिस विथ 2 pi into N2 and this N2 we have to find। ये जो हमारा N2 है इसे ही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसे फाइंड करना है तो पहले R2 पता करना पड़ेगा। अब R2 पता कैसे करेंगे तो ध्यान से समझना है आपको। देखिए, जब मास ज़्यादा था तो मास ज़्यादा होने के कारण रेडियस भी बढ़ती जा रही थी। मान लीजिए इसमें मैं और अगर वाटर ऐड करते जाऊंगा, पहले ये 100 kg है, अगर मैं इसके अंदर 150 मतलब एक्स्ट्रा 50 kg अगर ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली रेडियस तो और बढ़ेगी। तो रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, मास के साथ है। इतना हमें समझ में आ गया। अगर रेडियस मास के साथ में प्रोपोर्शनल है तो एक्चुअली कितना प्रोपोर्शनल है, मतलब R और M में रिलेशन क्या है, पहले वो पता करना पड़ेगा। दूसरा, हमें देखना पड़ेगा कि इनिशियल जो वॉल्यूम है उसमें से जब लिक्विड बाहर चला गया तो वॉल्यूम क्या हो चुका है, अब कम हो चुका है। तो हमें वॉल्यूम के साथ मास का रिलेशन और फिर मास का रिलेशन रेडियस के साथ फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो किसी भी स्फीयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई r का क्यूब। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। पहले इतना समझ लीजिए, जितना मास ऐड होगा उसके हिसाब से वॉल्यूम भी बदलते जाएगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड मास इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, लेकिन रेडियस के साथ एक फैक्टर ऐड होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप वॉल्यूम के अंदर देखो तो इस वॉल्यूम के फॉर्मूले में r जो है वो r के क्यूब के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मास वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम में अगर आप देखो तो ये जो वॉल्यूम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ रिस्पेक्ट टू r का क्यूब। इफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब, इट मीन्स m इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब। बात समझ में आ रही है क्या? देखो समझते हैं। मैंने पहले क्या कहा था, मास ऐड करोगे तो रेडियस भी बढ़ेगा, लेकिन कितना मास ऐड करोगे कितना रेडियस बढ़ेगा अभी वो नहीं पता। ठीक है, इतना। ये यहां से एक और चीज समझती है
जैसे जैसे आप मास ऐड करते जाओगे इस बलून का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप मास रिमूव करते जाओगे बलून का वॉल्यूम कम होगा। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, वो ये है कि वॉल्यूम और मास का रिलेशन जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उसी के प्रोपोर्शनेट मास बढ़ता है। हमें ये भी पता है कि वॉल्यूम का अगर आप फॉर्मूला देखो तो जैसे मैं अगर लिखता हूं कि V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। अब पाई भी कांस्टेंट है, 4/3 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। अब भैया V अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब है तो ऑटोमेटिकली M भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब होगा। यहाँ से हम एक रिलेशन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, M1 अपॉन M2 वुड बी इक्वल टू R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब बिकॉज ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, M1 और M2 की वैल्यूज हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन से कुछ इमेजिन करके ले ली है। मतलब अगर हमारे पास ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन दिया है वहां से हम ये पता कर सकते हैं कि M1 100 है तो M2 कितना है, 51.2 kg है। तो उसके हिसाब से, अच्छा M1 को अगर मैं 1 लेता तो ये कितना आता, 0.512 आता। ठीक है, चलो तो इस रिलेशन को हम आगे बढ़ाते हैं बाय कंसिडरिंग द वैल्यू। सो माय M1 इज 100, M2 इज 51.2 एंड दिस वुड बी इक्वल टू R1 अपॉन R2। इसका मैं ले सकता हूँ होल क्यूब। क्या ले सकता हूँ, होल क्यूब। अच्छा, एक काम कर लेते हैं अपन लोग, क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे R2 में इंटरेस्ट है, R2 मुझे फाइंड करना है, तो इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ। 51.2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1, और इसका हो गया ये होल क्यूब। अब रिलेशन में मुझे R2 फाइंड करना है, सो व्हाट आई एम सिंपली राइटिंग दिस इज एज 51.2 डिवाइडेड बाय 100, इसको मैं ले रहा हूँ क्यूब रूट में, एंड दिस वुड बी माई R2 अपॉन R1। सो अब अगर हम R2 को सॉल्व करें तो व्हाट आई वुड बी गेटिंग इज R2 इज इक्वल टू R1 इंटू क्यूब रूट ऑफ, माई बैड, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 0.512, और ध्यान से समझना 0.512 इज द क्यूब रूट ऑफ 0.8, सो R1 इंटू 0.8, दिस इज द आंसर। सो R2 इज 0.8 टाइम्स ऑफ R1। अच्छा, हमारे पास ना एक छोटी सी ट्रिक भी है। मान लीजिए कोई अगर मास लीक्ड हो जाता है और आपको फाइनल रेडियस फाइंड करनी है, तो हम कहेंगे दैट फाइनल रेडियस R2 इज इक्वल टू इनिशियल रेडियस R1 इंटू 1 माइनस लीक्ड मास डिवाइडेड बाय 3। अब ये लिक्ड मास कैसे पता करना है, अगर इनिशियल मास M1 को मैं 1 कंसिडर कर रहा हूं तो हमारा M2 कितना हो जाएगा, परसेंटेज वाइज अगर देखें तो इनिशियल जब 100 था तो ये हो गया था 51.2, क्योंकि 48.8% क्या हुआ है, लीक हुआ है। तो यहाँ पर इनिशियल 1 है तो लीक्ड हुआ वाला मास, हाँ M2 नहीं लिख सकते, इसको लीक्ड मास लिखेंगे। तो लीक्ड हो गया है 0.488। आर यू गेटिंग मी और नॉट, दिस इज 0.488। तो यही इस ऊपर वाले फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 माइनस लीक्ड मास इज 0.488 डिवाइडेड बाय 3। If you solve this, what you would be getting, R1 into 3 minus 0.488 would be 2.522 divided by 3, and if you solve this, what you get is R1 0.8 समथिंग आपको मिल जाएगा। तो इसका पहला डिजिट हम लेकर चलेंगे। ये मेथड ना थोड़ी एक्चुअल कब होती है, अगर आपका लीक्ड मास 35% से कम है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है 35% से कम। लेकिन यहाँ पर जो लीक्ड मास है वो इट इज़ मोर देन 35%, दैट इज 48.8%। तो ऐसे केस में थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करने के लिए आप फर्स्ट डिजिट को ही काउंट कर लीजिए। ठीक है, सो आई एम राइटिंग 0.8 टाइम्स ऑफ R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, तो इस तरीके से R2 हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस R2 के वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे इन द गिवन एक्सप्रेशन, जो हमने इस एक्सप्रेशन को फाइंड किया है ना वहां पे। तो चलो सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू। व्हाट आई एम गेटिंग इज नाउ 2/5 M1 कितना ले लूँ, 100 लेना है। चलो M1 इज 100 इंटू R1 का स्क्वायर इंटू 2 पाई N1 की वैल्यू इज 1 इज इक्वल टू 2/5 M2 इज 51.2 इंटू R2 इज 0.8 टाइम्स ऑफ
R1, 0.8 टाइम्स ऑफ R1, उसका होल स्क्वायर अगेन इनटू 2 पाई n2 जो मुझे फाइंड करना है। चलो क्या कैंसिल हो रहा है, 2.5 कैंसिल हो रहा है, देन दिस इज 2 पाई भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचता है R1, 100 R1 का स्क्वायर। सी व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज 100 टाइम्स ऑफ R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 51.2 इंटू 0.8 का स्क्वायर दैट इज 0.64 इंटू R1 का स्क्वायर इंटू N2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, R1 का स्क्वायर वैसे भी कैंसिल हो गया, सिर्फ हमें चाहिए N2, सो N2 वुड बी 100 अपॉन 51.2 इंटू 0.64। तो इसको और सिंपल कर लेते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, अगेन 2 जीरो ऐड कर लिए दैट इज 10,000, तो नीचे क्या होगा 51.2 इंटू 64 इज इक्वल टू N2। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना निकल कर आता है 3.05 RPS। दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ ceiling fan having moment of inertia 2 kg meter square attained its maximum frequency of 60 rpm in 2 pi second। तो हम क्या कहेंगे भैया, एक सीलिंग फैन है जिसका I का वैल्यू देकर रखा है 2 kg मीटर स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज n दिया है 60 rpm विच इज 60 अपॉन 60 दैट इज 1 rps फर्स्ट पार्ट। देन द टाइम गिवन इज 2 पाई, ये सब कितने सेकंड में हुआ है 2 पाई सेकंड में, और हमें पूछा है पावर रेटिंग क्या होती है। देखिए पावर क्या होता है, पावर इज हमेशा वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। लीनियर केस में वर्क डन इज फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अगेन दिस इज डिवाइड बाय टाइम, सो व्हाट वी कैन राइट इज F इंटू वी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। नाउ लेट्स कम टू रोटेशनल मोशन। अब रोटेशन के केस में क्या होगा, पावर वुड बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ ऊपर है इसके लिए मैं लिख रहा हूँ टॉर्क इंटू थीटा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और फोर्स की जगह कौन ले लेता है रोटेशनल मोशन में, टॉर्क ले लेता है, डिवाइड बाय टाइम। अब टाउ, ये जो थीटा अपॉन टी है दिस इज व्हाट, थीटा अपॉन टी इज ओमेगा, सो पावर रेटिंग इज गिवन बाय टाउ इंटू ओमेगा। चलिए फट से फाइंड कर लेते हैं। अच्छा क्या हमारे पास टाउ की वैल्यू है, मतलब टॉर्क की वैल्यू है, नहीं है, लेकिन हमें पता है टाउ क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब आई की वैल्यू हमें देकर रखी है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू देकर नहीं रखी है, तो अल्फा की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो क्वेश्चन को पढ़िए। फैन हैविंग दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अटेंड इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 आरपीएम, वो अटेंड कर रहा है मैक्सिमम 60 आरपीएम इन 2 पाई सेकंड, मतलब स्टार्ट वो 0 से हुआ होगा। सो इनिशियल जो ओमेगा है, इनिशियल ओमेगा 0 है, और बाद में जो ओमेगा है वो क्या मिलेगा हमें 2 पाई एन मिलेगा, एंड ओमेगा डिवाइड बाय टाउ इज अल्फा। सो आई कैन राइट टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा की जगह लिखूंगा मैं ओमेगा बाय टी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए फाइंड करते हैं। सो P इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा अपॉन टी इंटू बचा क्या है ये वाला ओमेगा, सो फाइनल एक्सप्रेशन इज आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी। चलिए फटाफट वैल्यू रखते हैं। सो आई की वैल्यू देकर रखी है 2 इंटू ओमेगा, क्या लिखना पड़ेगा 2 पाई एन का स्क्वायर, एन इज कितना मिला है 1 आरपीएस, सो 2 पाई इंटू 1 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय टाइम इज अगेन 2 पाई। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया, 2 इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो 2 पाई कैंसल। माय फाइनल आंसर इज पावर इज इक्वल टू 4 पाई। पावर क्या हो गया 4 पाई, और पावर की रेटिंग किस में होती है वैट में, तो 4 पाई वैट इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब हम करते हैं कुछ एक्सरसाइज से जुड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।